प्रियांक जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर। मजे में? जी सर। तो आज जरा क्रिप्टो का डार्क साइड पे बात करते हैं। पॉलिटिशियंस के पास क्रिप्टो तो होते होंगे खूब। तो देखिए, ज्यादातर ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि अगर सबसे सेफ ट्रांजैक्शन जो है आज के वक्त में वो क्रिप्टो का है कि अगर हम करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन सर पता चलता है। अभी आप एक रिसेंट का एग्जांपल ले लीजिए। सबसे ज्यादा इस नंबर ऑफ अमाउंट के ट्रांजैक्शंस के यूपीआई फ्रॉड्स होते हैं और उनको कभी नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि पकड़ने के लिए जो रिसोर्सेज लगेंगे उनका खर्चा इससे कई गुना ज्यादा है। कोई बैंक अगर बैंकरप्ट हो गया तो पैसे नहीं देती अपने यूजर को। हम तो बैंकरप्ट हो गए, तो जब बाइबिट के पास पैसे है नहीं, क्रिप्टो नहीं है, वो कैसे वापस करेंगे? तो मान लीजिए एक एक्सचेंज बोल रही है कि मेरा 70% पैसा मेरे पास होल्ड है कोल्ड वॉलेट में, 30% रोटेशनल मनी में है, जिससे हम सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं। कल को अगर उनका वो 30% किसी वजह से सारा ही हैक हो जाए, तब भी आपको पता है कि आपका 70% पैसा सेफ है। सुनने में आता है इलॉन मस्क के पास भी काफी बिटकॉइन। ये जेनसोल कंपनी थी, आपने ट्रस्ट ही तो देखा लोगों का कि जहाँ धोनी साहब ने भी पैसे लगा दिए, ट्रस्ट ही होगा। हाँ। चली गई। अगर आप उनको कभी सुनोगे, इलॉन मस्क के पॉडकास्ट देखोगे, तो अगर उन्होंने सच में बिटकॉइन बनाया होता तो वो इस टेक्नोलॉजी के साथ बहुत आगे बहुत कुछ कर चुके होते। आज क्रिप्टो करेंसी की काली दुनिया पर बात करते हैं। काली दुनिया क्यों कह रहा हूं मैं? क्रिप्टो करेंसी में पर्दे के पीछे ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आमतौर पर दुनिया वालों को नहीं पता होता है। तो आज हमने सोचा इन्हीं बातों पर डिस्कस करने के लिए हमने प्रियांक जी को इनवाइट करा है। प्रियांक जी का अच्छा खासा तजुर्बा है क्रिप्टो पर, तो हमने सोचा ये सवाल प्रियांक जी से ही पूछे जाए। प्रियांक जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर। मजे में? जी सर। तो आज जरा क्रिप्टो का डार्क साइड पे बात करते हैं। ठीक है सर। सबसे पहले तो एक बात बताओ कि क्रिप्टो करेंसी का देखो कोई ट्रैकिंग तो होता नहीं है। पैसा किसने भेजा, किसको भेजा, कितना भेजा, कुछ नहीं। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि पॉलिटिशियंस के पास क्रिप्टो तो होते होंगे खूब। बिल्कुल होते होंगे सर। होते होंगे? बहुत सारे पॉलिटिशियंस के पास होते होंगे और कुछ तो डिक्लेयर भी करते हैं। डिक्लेयर किया है कभी ऐसा? जी सर। अभी शशि थरूर जी ने बताया कि उनके पास लगभग उन्होंने 24 लाख के क्रिप्टो करेंसीज को डिक्लेयर किया था रिसेंट में ही। 24 लाख की क्रिप्टो करेंसी उनके पास है जी। ऐसा अच्छा, तो बेसिकली चुनाव में, इलेक्शन के पहले उनको डिक्लेयर करना पड़ता है क्या क्या उनके पास एसेट है। करेक्ट सर। सो अभी उन्होंने ये डिक्लेयर किया है। अब क्रिप्टो के साथ खास बात क्या है कि आप कितना डिक्लेयर कर रहे हो ये आपके हाथ में होता है। हाँ, क्योंकि ट्रैकिंग तो है नहीं सर। एक्चुअली क्या है कि ट्रैकिंग भी है। मैं आपको बताऊं तो एक्चुअली क्रिप्टो कोई और कैसे ट्रैक कर सकता है? सर देखिए, सीन क्या है ना, इसको बोलते हैं, जैसे ज्यादातर लोग समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन एनोनिमस होता है। ठीक है। बट एक्चुअली इसको एनोनिमस नहीं बोलते, इसको सूडो एनोनिमस बोलते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए मुझे पता है कि ये वॉलेट का एड्रेस आपका है। अब आप इस पर कितने भी ट्रांजैक्शन मुझे बिना बताए कर लीजिए, मैं पता लगा सकता हूँ कि आपने किसको कितने रुपए भेजे। बट मैं वॉलेट का एड्रेस आपको दूंगा क्यों? करेक्ट। ये चीज सर आप नहीं बताएंगे तो भी ये पता लगाया जा सकता है कि इस एड्रेस का जो होल्डर है उसने जो ट्रांजैक्शन किया वो किस लोकेशन से किया, उससे अच्छा? अंदाजे लगाए जा सकते हैं। सर देखिए, ज्यादातर ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि अगर सबसे सेफ ट्रांजैक्शन जो है आज के वक्त में वो क्रिप्टो का है कि अगर हम करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन सर पता चलता है। अभी आप एक रिसेंट का एग्जांपल ले लीजिए। अभी एक बहुत पॉपुलर एक्सचेंज है, इंटरनेशनल एक्सचेंज है बाइबिट। सो बाइबिट में लगभग 1.4 बिलियन डॉलर का हैक हुआ। सो उनके सिस्टम से लगभग 1.4 बिलियन डॉलर के क्रिप्टो एसेट्स जो हैं वो हैक हो गए। सर उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के साथ ये चीज डिक्लेयर करी। अब उसके लिए सपोर्टर्स आ गए, वो उन्होंने रिकवर कर लिया। 24 घंटे बाद सारे प्रोसेस उनके वापस रिज्यूम हो गए। वो एक अलग चीज है। क्या क्रिप्टो वापस आए थे? क्रिप्टो वापस नहीं आए, लेकिन ये पता चल गया कि वो क्रिप्टो किसने हैक किए, वो कहाँ गए, ये सारी डिटेल्स 2 दिन के अंदर पता चल गई। वो पता चला कि वो नॉर्थ कोरिया के जो हैकर्स है, एक ग्रुप है, बड़ा पॉपुलर ग्रुप है नॉर्थ कोरिया का, उस ग्रुप ने हैक किए हैं और नॉर्थ कोरिया के पास वो बिटकॉइन होल्ड में है। तो वापस क्यों नहीं आ पाए? सर नॉर्थ कोरिया को तो आप जानते ही हो। नॉर्थ कोरिया तो एक ऐसी कंट्री है जहां पर किसी की नहीं चलती। अच्छा, क्रिमिनल टाइप है? बिल्कुल सर। सर नॉर्थ कोरिया क्रिमिनल टाइप कंट्री नहीं है, बट उसके जो मतलब वहां पर क्या है कि वहां पर डिक्टेटरशिप है। तो वहां के जो प्रेसिडेंट है सो वो किसी से भी ज्यादा रिलेशन रखते नहीं है। ही इज लाइक वेरी कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही राजा हूँ, मेरी कंट्री में जो होगा। और नॉर्थ कोरिया के बारे में तो हमने इतनी सारी स्टोरी सुनी है कि वहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं। सोचिए वहाँ पर इंटरनेट का एक्सेस नहीं है लोगों के पास। अच्छा। हाँ सर, नॉर्थ कोरिया में कुछ बताओ, मुझे ज्यादा पता नहीं है। आपको नहीं पता सर? नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। आप अगर वहाँ घूमने जाओगे तो आपको स्पेसिफिक लोकेशन पर ले जाया जाएगा। हर जगह के फोटो नहीं खींच सकते आप। वहाँ के लोगों से बात नहीं कर सकते। ऐसा है? बिल्कुल सर। नॉर्थ कोरिया तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है इन सारी चीजों के लिए और डिक्टेटरशिप के लिए। वो अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताते। लाइक चाइना? लाइक चाइना सर। और उनका रिलेशन भी ज्यादातर चाइना और रशिया से ही बस है। ओके। ज्यादा कंट्रीज से हैवी नहीं उनका रिलेशन।
ओके। सो नॉर्थ कोरिया पर क्या है कि उनका किसी से कोई रिलेशन नहीं, यूएन से कोई मतलब नहीं उन्हें, वो अपना अलग ही रहते हैं अलग दुनिया में। तो अब वहां पे चले गए तो ऑब्वियसली कोई जाके ला तो नहीं सकता। अब अगर मान लीजिए यही चीज आपने किसी हैकर ग्रुप ने इंडिया से किया होता और यूएस के रुपए होते तो ऑब्वियसली वो आपस में गवर्नमेंट बात करके निकाल सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया का तो ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है किसी कंट्री से कि वो बात करेगी। उन्हें जो हमारा है वो हमारा है, जो तुम्हारा है वो हम एक दिन ले लेंगे। वो तो इस कंसेप्ट पर चलते हैं। तो अगर ऐसा है पता लगाया जा सकता है तो दुनिया भर में इतने मोटे मोटे ट्रांजेक्शन बिटकॉइन वगैरह में क्यों होते हैं, क्रिप्टो में क्यों होते हैं? सर एनोनिमस होने का फायदा क्या नहीं उठाया जाता? करेक्ट सर आप देखिए वहां पर सीन क्या है कि वहां पर आपने कुछ ऐसा काम किया जिसको ट्रैक करने के लिए लोग लगेंगे। हाँ। अब आप सोच लीजिए मैं आपको कुछ पैसे भेजना चाह रहा हूँ क्रिप्टो से, आप मुझे भेजना चाह रहे हैं, ना आपने किसी को बताया ना मैंने किसी को बताया, तो वो कभी नहीं पता चलेगा। अच्छा, ओके। क्योंकि आप किसी को नहीं बताओगे कि मैंने पैसा मतलब भेजा अगर ये पता चले कि प्रियांक ने किसी को भेजे हैं, कोई अगर ये पता करना चाहे कि प्रियांक ने किसको भेजे हैं तो पता कर सकता है। करेक्ट सर। उसके दो रास्ते हैं, या तो उनको मेरा वॉलेट पता हो, एड्रेस पता हो कि मेरा एड्रेस क्या है, या आपका एड्रेस पता हो, और या फिर वो ट्रैक कर रहे हो कि मैंने किस लोकेशन से भेजे, या वो जो ट्रांजेक्शन है जो वो ट्रांजेक्शन दिख रहा है। क्योंकि क्रिप्टो के अंदर क्या होता है सर कि हर एक ट्रांजेक्शन सबको दिखाई देता है। मैंने जो आपको रुपए भेजे, अब वो किसी को ये नहीं पता चलेगा कि मैंने आपको भेजे, लेकिन वो ट्रांजैक्शन हुआ है ऐसा सबको पता चल जाएगा। ये कैसे सबको पता चलेगा? या खुल के बताइए, बहुतों को नहीं पता होगा। सर ये तो ब्लॉकचेन पर आपको मिल जाता है। आप अगर किसी भी, आप देखिए बेसिकली जैसे हम लोग एक दूसरे को सामान भेजते हैं या मेल भेजते हैं तो हम ईमेल यूज करेंगे या किसी सोशल मीडिया ऐप का यूज करेंगे या हम एक कुरियर भेज देंगे। तो उसी तरह से अलग अलग तरह की ब्लॉकचेन होती है। अब आपने किस नेटवर्क को यूज किया है, मान लीजिए आपने जो है बाइनेंस स्मार्ट चेन का यूज किया है, BSC का, या फिर आपने जो है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन का यूज किया है, या आपने इथेरियम की ब्लॉकचेन का यूज किया, ERC-20 नेटवर्क को आपने यूज किया है। तो आपने किस नेटवर्क को यूज किया है वो मैटर करता है। तो अगर आप किसी भी नेटवर्क पर जाओगे और वहां जाकर आप देखोगे कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन इस मिनट पर हो रहे हैं, तो सारे ट्रांजेक्शंस की लिस्ट होती है। बस ये नहीं पता चलता कि ये ट्रांजेक्शन किसने किया है। ओके। अगर आप ये बोल देंगे कि भाई इतने बजे इस वक्त पर इस एड्रेस से मैंने किसी को रुपए भेजे थे, अब वो कहाँ गए हैं ये पता करना है, तो आपकी तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तो वो पता चल जाएगा। मेरे मन में एक सवाल था, जैसे इलेक्शन से पहले पॉलिटिशियंस डिक्लेयर करते हैं ना क्या क्या उनके पास एसेट होता है, तो उनके पास टेंजिबल इंटेंजिबल सबकी लिस्ट होती है। कहीं कोई ऐसा कॉलम नहीं होता कि क्रिप्टो है कि नहीं है या वर्चुअल एसेट उनके पास है कि नहीं है, डिक्लेयर करें। लेकिन अभी जो नाम लिया आपने उन्होंने डिक्लेयर करा, बट ये भी जरूरी नहीं है कि 24 लाख का अगर डिक्लेयर करा है तो 24 लाख ही हो। सर देखिए आज आप देखिए कितने सारे पॉलिटिशियंस के ऊपर एक ही केस चल रहा है बेनामी संपत्ति का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो वही संपत्ति है जो डिक्लेयर नहीं की गई थी। अब आप सोचिए कि इतने सारे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, और सच्चाई तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी होती है और वो कितना दिखाते हैं। तो वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, वो उनकी चॉइस है। तो इसी को सर आप इलीगल एसेट्स बोलते हैं। मतलब ब्लैक मनी पे काम करने वाले लोगों के लिए क्रिप्टो एक वरदान है। मुझे लगता है क्रिप्टो आने के पहले सबसे ज्यादा ब्लैक मनी इन्वॉल्व होता था रियल एस्टेट में, है ना। वो प्राइस क्या कहते हैं उसको, सरकारी प्राइस कुछ और है, मार्केट प्राइस कुछ और है, और उसी के बीच ब्लैक मनी इन्वॉल्व होकर के खेला हो जाता था। लेकिन अब जब से क्रिप्टो आया है, रियल एस्टेट छोड़ करके पूरी तरीके से ब्लैक मनी वाले क्रिप्टो में घुस गए होंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ है? सर देखिए एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि क्रिप्टो ना ज्यादा बदनाम है। एक्चुअल में जो अनट्रेसेबल और सबसे बढ़िया तरीका होता होगा जो ब्लैक मनी करने का, वो आज भी कैश ही है। ओके। क्योंकि सर आप देखिए मान लीजिए, लेकिन कैश में कितना बड़ा अमाउंट कर लेंगे? सर देखिए अब आज तक तो जितने भी सारे स्कैम होते आए हैं वो सारे कैश में ही हुए हैं, चाहे वो कितने पुराने जितने भी हुए हैं। लेकिन नए आजकल जैसे वेब सीरीज वगैरह भी देखो, जो किडनैपर्स डिमांड करते हैं बिटकॉइन में डिमांड करते हैं, कई सारे वेब सीरीज में आपने भी देखा होगा। तो इसीलिए ना कि ट्रैक ना किया जा सके। सर मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एक रियल लाइफ होती है, एक रियल लाइफ होती है। तो मूवीज में तो हीरो भी एक ही मुक्के में 40 लोगों को गिरा देता है, तो वैसा ही दिखाते हैं। क्योंकि लोगों को, ज्यादातर लोगों को ये पता है कि अगर क्रिप्टो में वो रैंसम मांगेंगे, रिश्वत मांगेंगे, तो वो कभी ट्रेस नहीं किया जा सकता। जबकि ऐसा नहीं, जो मैं आपको बता रहा था। अभी आप सोचिए कितने सारे न्यूज आर्टिकल्स आते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको दुबई से पकड़ लिया, इस स्कैम के बंदे को यहाँ से पकड़ लिया। तो वो कैसे पकड़ पा रहे हैं? क्योंकि क्रिप्टो, मैं तो ये बोलूंगा सर कि क्रिप्टो से अगर कोई रैंसम मांग रहा है, कोई रिश्वत मांग रहा है, तो वो सबसे बेवकूफी भरा डिसीजन है। क्योंकि अगर आपने मांगा तो मैंने अपने किसी एड्रेस से ही आपको भेजा होगा, एड्रेस की डिटेल है, और अभी मैं आपको बता रहा था कि वो ट्रेस हो जाएगा। रिश्वत मांगना या इलीगली पैसे इधर उधर करना अगर कोई क्रिप्टो से करने की सोच रहा है तो वो सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि वो सबसे इजीली
ट्रेसेबल तरीका है। लेकिन कई सारे एक्सचेंज हैं जो कि आपका केवाईसी नहीं करवाते हैं, बिना केवाईसी के आप बाय वाय कर सकते हो। तो ऐसे में पता चल भी गया तो कैसे पता करोगे आदमी कौन है? सर यही चीज है बस, जो चीज अब देखिए वही चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। जैसे कि आप जब मंगा रहे हो तो आपका सेम वही, आप जिस भी एड्रेस को जिस एक्सचेंज से यूज करेंगे वहां पर उसका आपका आईपी एड्रेस, तो आप लोकेशन तो वो एक्सेस करेगा ही करेगा। लोकेशन मिल गया तो अंदाजा लगेगा कहाँ से ये हुआ है। लेकिन वो लोकेशन ऐसा भी हो सकता है कि टेम्पररी बेस पे यूज किया हो बंदे ने, फिर कहीं और चला गया हो। सर वो तो वही चीज हो गई ना कि जैसे लोग किडनैपिंग भी करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हर एक चीज तो नहीं पकड़ी जा सकती। हाँ। लेकिन अगर देखा जाए कि ये सिर्फ एक जरिया है सिर्फ इसी चीज का, तो वो सही नहीं है। अब हर एक चीज में 100% फुल प्रूफ तो क्रिप्टो भी नहीं है, ठीक है, तो वो कैश भी नहीं है, वो बैंक अकाउंट्स भी नहीं है। अब आप सोच लीजिए आज यूपीआई से इतने फ्रॉड होते हैं तो कौन पकड़ा जा रहा है? आज के वक्त में इंडिया में जितने डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं तो सारे पकड़े थोड़े ही जा रहे हैं, मैक्सिमम नहीं पकड़े जा रहे हैं। सर मैक्सिमम नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो उसी तरह से क्रिप्टो से भी जितने होंगे वो सारे नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन अगर कोई बड़ा स्कैम होता है या आपसे कोई ऐसे रिश्वत मांगता है तो उसको ट्रेस किया जा सकता है। अब जैसा ये क्वेश्चन आया कि हमें लोकेशन पता चल गई, सिर्फ लोकेशन से कैसे पता करेंगे? सर वही तो काम पुलिस का है। पुलिस क्या करती है? क्या हमारी भारतीय पुलिस इतनी एक्टिव या जानकार है कि वो कर सके? सर मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन पुलिस बहुत ज्यादा कैपेबल है करने में, लेकिन वो ज्यादातर चीजें कर नहीं पाती ड्यू टू द पॉपुलेशन एंड वर्कलोड। ओके। अब आप सोचिए जैसे कि यूपीआई ट्रांजैक्शन जो आजकल डिजिटल फ्रॉड होते हैं वो ज्यादातर किस अमाउंट के होते हैं? सबसे ज्यादा जो फ्रॉड होते हैं वो होते हैं 2-3 हजार रुपए से लेके 10-20 हजार रुपए के। सबसे ज्यादा इस नंबर ऑफ अमाउंट के ट्रांजैक्शंस के यूपीआई फ्रॉड्स होते हैं, और उनको कभी नहीं पकड़ा जा सकता क्योंकि पकड़ने के लिए जो रिसोर्सेज लगेंगे उनका खर्चा इससे कई गुना ज्यादा है। अब आप सोचिए मैं यहाँ मान लीजिए नोएडा में बैठा हूँ और नोएडा में मेरे साथ एक स्कैम हुआ, और स्कैम मुझे किसी ने किया हैदराबाद में बैठकर। तो अगर मैं पुलिस को बोलूंगा तो आप सोचिए पुलिस को हैदराबाद तक जाने में जो है 20 हजार रुपए ज्यादा का खर्चा हो जाएगा। वो 20 हजार रुपए के फ्रॉड के लिए तो जाएगा नहीं। लेकिन हम ये भी तो सुनते हैं सर कि आजकल जैसे डिजिटल अरेस्ट के ऊपर कितने सारे केसेस आ रहे हैं कि लोगों के 5-5 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है या डिजिटल अरेस्ट में लोग फंसे हैं, लेकिन 7 दिन बाद पुलिस ने उनको पकड़ भी तो लिया है क्योंकि अमाउंट बड़ा था। तो सेम चीज सर, जैसे वो बाइबिट वाला मैंने आपको बताया वो स्कैम $1 बिलियन का था, तो उसको ट्रेस कर लिया गया। अब अगर किसी का 5,000 रुपए का क्रिप्टो चोरी हो जाएगा तो उसे तो कोई ट्रेस करने नहीं। तो ऐसे में एक बात बताओ, जैसे बाइबिट जैसा एक्सचेंज हैक होता है, उसका खुद का क्रिप्टो था नहीं, लोगों के थे जो उस एक्सचेंज पर बाय करके होल्ड करके रखा होगा, तो लोगों के तो क्रिप्टो गए। तो ऐसे में कोई एक आदमी कैसे किसी एक्सचेंज पर ट्रस्ट करे कि पैसा लगाया है तो मेरा क्रिप्टो इस एक्सचेंज पर सेफ है? सर ये चीज आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि आप किसी भी कंपनी के ऊपर या बैंक के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अब जैसे एक्सचेंजेस है, जैसे मैंने उस एक्सचेंज का नाम लिया, वहां पर वो पैसा ऑब्वियसली हैकर से तो वापस नहीं आया, लेकिन बाइबिट ने जैसे सपोर्ट ग्रुप से मंगवाया या लोगों ने उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ लोगों ने दिया, दूसरे एक्सचेंजेस ने सपोर्ट करने के लिए दिया, क्योंकि क्रिप्टो एक आप एक तरह से कह लीजिए परिवार है। सपोर्ट करने के लिए सर वो उसका बदले उनको करेंसी प्रोवाइड कराई, लोन दिया कि आप इसको कवर करो बेसिकली, और जब रेवेन्यू जनरेट होगा उससे वापस कर देना। ओके। तो बेसिकली एक तरह से वो एक फैमिली है। तो क्रिप्टो एज अ इंडस्ट्री बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है। लेकिन क्या लोगों को मिला क्रिप्टो? सर बिल्कुल वापस मिला, और वैसे भी लोगों के अकाउंट से चोरी नहीं हुआ था, वो बाइबिट के सर्वर से चोरी हुआ था। मतलब ऐसा होता है सर, जैसे कि आपने रुपए जमा किए तो आपने मान लीजिए अपने पास की ब्रांच में जाकर रुपए सबमिट किए, तो वो रुपया उसी ब्रांच में नहीं रहता है, उस ब्रांच में उसका रिकॉर्ड होता है। वो रुपया एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक कहीं दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, फिर वो आरबीआई के पास चला जाता है। जब आपको चाहिए होता है सेम प्रोसेस, वो किसी ना किसी तरह से जो आप पैसा ले रहे होते हो कैश, ठीक है, तो एक्चुअली में वो कैश हो सकता है उसी दिन किसी दूसरे इंसान ने जमा किया होता है। लेकिन ये बात भी तो सच है कि कोई बैंक अगर बैंकरप्ट हो गया तो वो पैसे नहीं देती अपने यूजर को। हम तो बैंकरप्ट हो गए, तो जब बाइबिट के पास पैसे है नहीं, क्रिप्टो नहीं है, वो कैसे वापस करेंगे? सर वही मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि इनके पास क्या होता है कि प्रूफ ऑफ रिजर्व एक चीज होती है कि बेसिकली जितने यूजर्स ने उनको क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट की है उनके पास, तो उसका वो एक अलग रिजर्व बना के रखते हैं कोल्ड वॉलेट्स में। कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए 10 रुपए आपके हैं, 10 रुपए मेरे हैं, ऐसे करके उनके पास मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए हैं या 1 लाख करोड़ रुपए की क्रिप्टो उनके पास है, तो वो उसका एक रिजर्व बनाते हैं कोल्ड वॉलेट में, ये रखते हैं, वहां पर रखते हैं, सेफ रखते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स दिखाते हैं, वो ओपनली रिलीज करते हैं कि आपका पैसा यहाँ पर सुरक्षित रखा हुआ है। और कोल्ड वॉलेट्स क्या है, वो एक्सेस या हैक नहीं किए जा सकते। वैसे 100% तो कुछ भी नहीं होता, बट मोर लाइकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है कि आप कोल्ड वॉलेट को हैक कर सकें, क्योंकि कोल्ड वॉलेट इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है। सो देयर माइट बी। तो मुझे ये समझाइए, कोल्ड वॉलेट में क्या रखा है? क्रिप्टो रखा है? क्रिप्टो रखा है सर।
तो फिर वो जो हैक हुआ वो क्या हुआ, हैक हुआ? सर अब देखिए, जैसा कि मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा तो लोग नहीं समझ पाएंगे और उसको आपको भी वहां पे समझना पड़ेगा। तो बेसिकली वहां पर वो अपने सर्वर से ट्रांजेक्शंस कर रहे थे। बेसिकली एक बड़ा ट्रांजेक्शन जो है वो कर रहे होते हैं, तो वहां पर उनको कुछ कीज डालनी होती है और जो वहां पर वो कीज डालने में थे, जो वो सिस्टम यूज कर रहे थे, बेसिकली उन हैकर ग्रुप ने क्या किया, वहां पर उन्होंने अपना एक स्क्रिप्ट जिसको मॉलवेयर या वायरस बोलते हैं वो उन्होंने वहां पर ड्रॉप किया। जैसे ही उन्होंने उस पर क्लिक किया तो वो स्क्रीन उनको जो शो कर रही थी वो हैकर वाली स्क्रीन शो करने लग गई। वहां से उसने जो है वो ट्रांजैक्शन जब वो कोल्ड वॉलेट से बाहर निकाल रहे थे उस बीच में कर लिया। ठीक है, कोल्ड वॉलेट से नहीं हुआ वो ट्रांजैक्शन। अच्छा, ओके। जैसे आप अपने बैंक अकाउंट से रुपए निकालते हैं, आप रुपए तो लेकर मतलब निकले। ये हुआ कि जैसे मैं अगर आम भाषा में समझाऊं, कई बार हमारे को डर लगता है कि अरे मेरा पासवर्ड कहीं हैक तो नहीं हो रहा, तो हम पासवर्ड चेंज करने के लिए चले जाते हैं। तो पासवर्ड चेंज करने के टाइम में जो पासवर्ड चेंज हो रहा है वो सर्वर तक जा रहा है, उसी टाइम पे घुस करके। करेक्ट, क्या ऐसा हुआ? बस उस तरह से आप पासवर्ड चेंज समझ लीजिए या ट्रांजैक्शन को समझ लीजिए। हाँ। जैसे कंपनी अपने पैसे को कोल्ड वॉलेट में लगातार डालती भी है और निकालती भी है, तो उस निकालने और वापस जमा करने के बीच में वो केस हुआ। तो क्या हर एक्सचेंज अपने सारे क्रिप्टो कोल्ड वॉलेट में रखती है? सर रखना चाहिए, अब हर कोई पूरा 100% नहीं करता है। कारण सर क्योंकि रिसोर्सेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिसोर्सेज तो वो जनरेट कर सकते हैं। क्या है ना सर, जैसे एक कंपनी है वो अपने सारे पैसे को सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं रखती, वो कहीं पे इन्वेस्ट करती है, पेंट्री में इन्वेस्ट करती है, वो मशीनरी में इन्वेस्ट करती है। उसी तरह से क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी एक कंपनी है, उनको भी अपने ऑपरेशंस चलाने हैं, नया R&D करना है, नया डेवलपमेंट करना है, नए कॉइन्स आएंगे उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, तो उनका पैसा भी रोटेशन में रहता है। बट ज्यादा अच्छी एक्सचेंज वो है जो जितना ज्यादा हिस्सा आपको रिजर्व में दिखाए। ठीक है, कि हमारे पास कल को कोई अनहोनी होती है तो आपको इंश्योर करने के लिए हमारे पास इतनी क्रिप्टो करेंसी होल्ड है। तो मान लीजिए अगर एक एक्सचेंज बोल रही है कि मेरा 70% पैसा मेरे पास होल्ड है कोल्ड वॉलेट में, 30% रोटेशनल मनी में है जिससे हम सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं। कल को अगर उनका वो 30% किसी वजह से सारा ही हैक हो जाए तब भी आपको पता है कि आपका 70% पैसा सेफ है। इस तरह से सर 100% तो बैंक भी नहीं देता। आप बैंक में अगर 5 लाख रख लीजिए, 50 लाख रख लीजिए, 5 करोड़ 5 लाख का मिलता है, आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। तो उसी तरह से समझिए। ओके, कुछ स्कैम्स के बारे में बताइए, किस किस तरह के स्कैम होते हैं क्रिप्टो में? सर क्रिप्टो में तो मैं सर आपको 2 तरह के स्कैम्स, 2 कैटेगरी में स्कैम्स को डिवाइड करता हूँ। एक स्कैम वो है जैसे ज्यादातर पहले हुआ करते थे, जहां पर क्या होता है कि आप बेसिकली किसी ऐसी वेबसाइट पर पहुंच जाते हो, गलत जगह पर क्लिक कर देते हो, आपका हैक हो जाता है। तो ये एक टेक्निकल स्कैम हुआ। बेसिकली आपने जिस एक्सचेंज में रुपए डाले वो एक्सचेंज ही हैक हो गई, आपके रुपए का वहां पर लॉस हो गया। तो यानी कि एक इस तरह का लॉस जो कि आपके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था या आपको जो है नॉलेज ना होने की वजह से हुआ, एक उस तरह का स्कैम होता है। दूसरा स्कैम किस तरह का होता है सर, जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि लोगों से कहते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको 10%, 15%, 20% महीने का रिटर्न देंगे। ओके, मतलब जिस तरह से पोंजी स्कीम चलती है, आजकल एक नए तरह का स्कैम चल रहा है। ओके, टेलीग्राम ग्रुप्स बन जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है सर, और आपको एक कंपनी दिखा देंगे कि ये कंपनी जो है ये कॉइन लेकर आ रही है और ये कंपनी आपको इतना बड़ा फ्यूचर में ये देगी, ऐसा लगता है जैसे हवा से पानी बना देगी। इस तरह के प्रोजेक्ट होंगे, सुपरविजन प्रोजेक्ट, मतलब जो फ्यूचर में ही हो सकता है। महीने का 10% देंगे आपको, महीने का 10% रिटर्न मिलेगा सिर्फ पैसा लगाने से। तो सर ये एक अलग तरह का स्कैम है। ये स्कैम जो हमेशा से चलता रहा है, ये एक्चुअली ट्रेडिशनल स्कैम है। हमारे यहाँ शारदा स्कैम हुए और इतने सारे स्कैम हुए, बाइक बोट के नाम पे, हाँ सर, या कभी कपड़े के नाम पे, अलग अलग चीजों के नाम पे, अलग अलग के नाम पे, तो जैसे गद्दे के नाम पे, कभी गद्दे के नाम पर। तो एक तो इस तरह के स्कैम होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सर, ये सबसे बुरा स्कैम होता है, एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू क्रिप्टो ओनली, ये तो रुपए में भी होता है, बहुत सारी पोंजी स्कीम्स आती है। तो मैं ये बोलूंगा कि जितने भी लोग फाइनेंस को समझते हैं या फाइनेंस में अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे हैं, बिगिनर हैं, क्रिप्टो में भी ये चीज होती है, पहले तो ये समझ लें। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि क्या होता है सर, लोगों को नॉलेज नहीं है, नया आदमी आएगा तो उसको क्या सिखाया जाता है कि देखो, अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि तुम मेरे को 1 लाख रुपए दो और मैं आपको बोलूं 10% वापस कर दूंगा, तो जाहिर सी बात है वो स्कैम होगा, क्योंकि रुपए में नहीं करा जा सकता। लेकिन क्रिप्टो ऐसी चीज है, वहां बहुत आसानी से ऐसा हो जाता है, इसलिए तुम क्रिप्टो में 1 लाख रुपए लगा सकते हो। तो लोगों को क्या नॉलेज है नहीं, उन्हें लगता है कि भाई मतलब नई चीज का झांसा दे करके भोले भोले आदमी को फंसाया जा सकता है। तो सर एक तो स्कैम ये होते हैं, तो मैं इसके लिए बिल्कुल अवेयर करूंगा। अब चलते दूसरे स्कैम पर, जो टेक्निकल स्कैम हो सकते हैं। सो वहां पर क्या स्कैम होते हैं सर, कई बार क्या होता है कि आप गलत प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और कई बार प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं। जैसे एक बहुत फेमस स्कैम है FTX का,
लगभग ठीक है। सभी लोग जो क्रिप्टो को 2-3 साल से जानते होंगे उन्होंने सुना होगा। ठीक है, सैम बैंकमैन ने जो क्या है, हुआ था इसका डिटेल में बताइए। हाँ सर, तो एक्चुअली क्या है कि सर 2020-21 में एक एक्सचेंज शुरू होती है FTX, और वो एक्सचेंज बहुत रैपिडली ग्रो करती है क्योंकि वो अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व बहुत अच्छा दिखाती है, सर्विस बहुत अच्छा देती है, और इंटरनेशनली लोग उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। ओनर भी जो था वो 25-26 साल का लड़का था और MIT से पढ़ा हुआ था, मतलब बहुत वेल एजुकेटेड लड़का, हार्ड वर्किंग, और उसके पास एक्सपीरियंस भी था 3-4 साल एक जापानीज एक्सचेंज में काम करने का। तो ही हैड अ वेरी गुड प्रोफाइल, आप कह सकते हैं। उन्होंने एक एक्सचेंज शुरू करी, बहुत बढ़िया एक्सचेंज शुरू करी। आप यकीन मानिए वो 3 साल के अंदर बंदा खुद भी बिलियनर था, तो आप सोचिए उसके एक्सचेंज के पास कितना फंड था। ठीक है सर, तो वो एक्सचेंज चल रही थी, उन्होंने अपना टोकन बनाया, FTT, सोलाना को भी प्रमोट करने में, सोलाना जो ब्लॉकचेन आज जितना फेमस है उनका बहुत बड़ा रोल था सैम का। सो सैम ने ये सब किया और सबका विश्वास इतना ज्यादा बढ़ गया कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी और हेज फंड्स भी उसी एक्सचेंज को यूज कर रहे थे। व्हाट ही डिड, उसने बस एक छोटा सा लालच दिखाया, और वो आप कह सकते हो कि इंसान का ग्रीड होता है। इट वाज नॉट, मे बी नॉट हिज इंटेंशन। सो व्हाट ही डिड, उसके पास एक हेज फंड था अल्बामा नाम से US में। उसने क्या किया कि यूजर्स ने जो पैसा जमा किया हुआ है उसके ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दी। अच्छा, ओके, ठीक है, मान लीजिए उसे मतलब लोगों का पैसा ट्रेडिंग में यूज कर दूसरी जगह पर। अब वो नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं थी, बट वो लेवरेज लेकर बेसिकली दूसरी तरह से जो बड़े बॉन्ड्स होते हैं इस तरह की ट्रेडिंग में लगा दिया। अब जब उन्होंने लगाया तो वो बहुत सारा पैसा उठाया, लगा दिया लेवरेज में। अब हर बार तो प्रॉफिट नहीं होता, जब तक प्रॉफिट होता रहा काम चलता रहा, लॉस भी होना ही था। लॉस हुआ, जिस वक्त पर लॉस हुआ उसी वक्त पर इत्तेफाक से कुछ बड़े लोगों ने अपने पैसे निकालने की कोशिश की। वो नहीं निकला होगा, वो निकला नहीं। हाँ। वो निकला नहीं तो बात फैलने लगी। बात फैलने लगी तो बात फैली कि जो है कि कुछ ऐसा हुआ है गड़बड़। अभी हाइप चल ही रहा था, तो FTX ने एक बड़ी दूसरी एक्सचेंज बाइनेंस से हेल्प मांगी कि इस वक्त मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बाइनेंस ने कहा कि हम हेल्प कर देंगे, आप हमें अपने फाइनेंशियल सीट्स भेज दो। ठीक है, हम आपको, टेंशन ना लो, हो जाता है, कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा जिस वजह से पैसे नहीं निकल रहे हैं। वो फाइनेंशियल सीट्स उन्होंने भेजी, उन्होंने 1 मिनट में पकड़ लिया। अब ऐसे ही थोड़ी, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उन्होंने 1 मिनट में पकड़ लिया। या आप कह सकते हैं कि उन्हें पहले से पता था, क्योंकि ये अंदर की बातें होती हैं। जैसे ही उनके पास फाइनेंशियल था उन्होंने पब्लिक कर दिए कि अच्छा, बाइनेंस ने पब्लिक कर दिया कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। बाइनेंस ने पब्लिक कर दिया, वी फील कि इनके फाइनेंशियल्स गलत हैं। ओके, बस आप समझिए, फिर आप सोचिए कैसा हाउल्ला मचा होगा। सबको रुपए निकालने थे इमीडिएटली, सबको रुपए निकालने थे, सबके अटक गए, किसी के नहीं निकले। और सोचिए वो फ्लोरिडा में अरेस्ट हुआ, अभी उनको 23 या 25 साल की सजा हुई है। ओके, सोचिए एक बंदा जो एक दिन पहले बिलियनर था, अगले दिन ही इज 0 इन जेल। और उस स्कैम में लगभग 65,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ लोगों का। जी सर। सो ये एक टेक्निकल स्कैम कह लीजिए या अनइंटेंशनल स्कैम भी हो सकता है। उसी तरह से लूना का है। लूना तो आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस हुआ है सर। टेरा लूना का जो कोरियन बंदा एक डू नॉन करके था, अब उन्होंने एक करेंसी बनाई। वो करेंसी इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई क्योंकि वो करेंसी का कंसेप्ट थोड़ा सा नया था। उन्होंने अपना एक स्टेबल कॉइन अलग बना दिया, जैसे USDT होता है उसे बैक करता है USD। उन्होंने अपना एक अलग स्टेबल कॉइन बनाया TUSD, टेरा US डॉलर, और अपना एक कॉइन बनाया लूना। और उन्होंने उन दोनों के सप्लाई और डिमांड को आपस में मर्ज कर दिया कि हमारा जो टोकन है वो इससे बैक है, प्लस अगर आप हमारा टोकन होल्ड करते हो तो आपको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब आप समझिए, आप बैंक में रुपए रख रहे हो तो आपको यूजुअल इंटरेस्ट क्या मिलता है? 3%, 3.5%, 4%। वो बोल रहे 15% मिलेगा महीने का। हाँ जी। तो इस तरह के रिटर्न्स उन्होंने प्रॉमिस करे। पॉपुलर हुआ, कोरिया में पॉपुलर हुआ, फिर वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ। इतना पॉपुलर हुआ सर कि आप सोचिए बिटकॉइन या बड़े बड़े मार्केट में इतने बड़े बड़े मार्केट कैप के कॉइन्स है। लूना मुश्किल से 1-1.5 साल के अंदर टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज में आ गया, वर्ल्ड की टॉप 5 करेंसीज में आ गया। फिर वही, अब आपने रुपए देने का प्रॉमिस किया है, हर बार तो दे नहीं पाओगे, आप रुपए दे नहीं पाए। लोगों ने उसे स्टेबल कॉइन समझ के TUSD में अपना मैक्सिमम पैसा डाल दिया था। एक गड़बड़ की खबर आती है, सब सोचते हैं पहले पैसा निकाल लो। पैसा निकालने जाते हैं, पैसा वहां होता नहीं। सोचिए $80 का एक कॉइन एक रात में वो गिरा था, वो $0 आ गया। $0 लगभग आई थिंक 2 से 2.5 लाख करोड़ का स्कैम। अगेन ही इज इन जेल, केस चल रहा है। फिर एक बहुत पुराना MTGOX का स्कैम हुआ जहां एक्सचेंज हैक हो गई थी। 2014 में जब बिटकॉइन शुरू हुआ था, तो वहां पर बहुत लोगों ने विश्वास करके एक एक्सचेंज पर रुपए लगाया, वो एक्सचेंज ही हैक हो गई और बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ बिटकॉइंस जो है
ट्रैप रह गया, ऐसे ही और स्कैम एक बिट कनेक्ट करके बड़ा फेमस स्कैम है 2018 का। सर ऐसे बहुत सारे स्कैम वक्त वक्त पे होते रहे जिससे क्रिप्टो की इमेज को ना धक्का भी बहुत लगा। लेकिन एक बात ये भी सच है कि दुनिया में क्रिप्टो ने सबसे ज्यादा बिलियनर बनाए हैं, नहीं? बिल्कुल सर। इसकी रियलिटी थोड़ा बताओ सर। आप फेसबुक सब जानते होंगे और मार्क जुकरबर्ग लाइक मैक्सिमम लोगों के आइडियल है आज के वक्त में। सो मार्क, जो मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो जो दो भाई हैं विस्किन ब्रदर्स करके कुछ है, उनके अमेरिकन नाम है, आप लोग गूगल कर सकते हो। वो अंग्रेजों के नाम तो वही नाम सर दिमाग में नहीं रहते हैं क्योंकि अचानक से क्वेश्चन आ गया सो मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं था कि नाम याद करके आता। सो वो ब्रदर्स थे जो मैं आपको बता दूं, वो दे आर ओलंपियंस। ओलंपिक में उन्होंने मेडल्स जीते हैं। They were classmates और सीनियर्स ऑफ मार्क जुकरबर्ग। वो हार्वर्ड में ऑक्सफोर्ड में हार्वर्ड में पढ़ता था, जहां भी पढ़ता था। सो मार्क जुकरबर्ग के वो सीनियर थे। दे गेव हिम द आइडिया ऑफ फेसबुक। उन्होंने मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक का आइडिया दिया एंड जुकरबर्ग सेड कि ठीक है कर सकते हैं, क्योंकि जुकरबर्ग ने एक प्लेटफॉर्म बनाया था कॉलेज में जो बड़ा पॉपुलर हो गया था। सो दे फाउंड कि आइडिया हमारे पास है, बंदा ये बढ़िया है, तो इसको आइडिया देते हैं और हम मिलके एक बिजनेस बनाते हैं। एंड जुकरबर्ग व्हाट ही डिड, उसको आइडिया इतना पसंद आया, उसने आइडिया बनाया और खुद ही फेसबुक लॉन्च कर दी। मतलब उसने उनको ठीक है साइड कर दिया। हाँ। तो इस चीज के ऊपर फिर उन दोनों भाइयों ने जो है जुकरबर्ग के ऊपर केस किया एंड दे वॉन इट। दे हैड प्रूफ्स, क्योंकि उन्होंने पूरा प्रूफ पेपर पर दिया था उसको। एंड आई थिंक $65 मिलियन या समथिंग का सेटलमेंट हुआ उनका। ओके तो ये सेटलमेंट लगभग 2013-14 के आसपास हुआ। एंड व्हाट दोज पीपल डिड, उन्होंने अपना मैक्सिमम पैसा बिटकॉइन में लगा दिया। अच्छा। बिकॉज दे बिलीव, क्योंकि अब आप सोचिए एक बंदा जो फेसबुक जैसा विजन देखेगा उसको तो बिटकॉइन चमकेगा ना। कौन से ईयर की बात कर रहे हो आप? सर ये 2013-14 के आसपास की बात है। मतलब आज तक अगर रखा होगा बिटकॉइन में? सर है। दे आर द फर्स्ट बिलियनर्स इन क्रिप्टो। अच्छा ओके। सबसे पहले क्रिप्टो से बिलियनर वो बने थे ऑन रिकॉर्ड। कोई ऑफ रिकॉर्ड तो सतोशी नाकामोटो सबसे पहले बन गए, उनके पास सबसे ज्यादा बिटकॉइंस है। बट ऑन रिकॉर्ड वो सबसे पहले एज अ इन्वेस्ट करके वो पहले बिलियनर बने थे। सुनने में आता है इलॉन मस्क के पास भी काफी बिटकॉइन है। सर देखिए एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारी चीजें क्रिप्टो में ना रूमर्स पे चलती है। अब क्या है कि किसी ने पॉकेट में रख रखा है, नहीं बता रहा है तो नहीं पता। अब वो हो सकता है इलॉन मस्क के पास है, बट जो पब्लिक रिकॉर्ड में हम तो वही बता सकते हैं। सो एज पर पब्लिक रिकॉर्ड इलॉन मस्क के पास बिटकॉइन नहीं है, बट टेस्ला के पास है। हाँ, उसकी कंपनी टेस्ला कंपनी के पास उनके पास लगभग 11,500 बिटकॉइन है एज पर फेब्रुअरी। मैं अभी रिसेंट में आर्टिकल पढ़ रहा था सर मार्च में, तो फेब्रुअरी की जो उनकी डिक्लेरेशन है उसके हिसाब से उनके पास लगभग 11,500 बिटकॉइन अभी भी है। तो टेस्ला की नेटवर्थ में एक बहुत बड़ा हिस्सा बिटकॉइन का है। सर एक्चुअली टेस्ला इतना बड़ा है कि ये बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। दे आर स्मार्ट। जैसे सब लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो में आप कुछ परसेंटेज इन्वेस्ट कीजिए, बहुत छोटा, तो उनका बहुत छोटा है, क्योंकि टेस्ला आज बहुत ही बड़ी कंपनी होगी सर। ही इज द रिचेस्ट पर्सन। लेकिन आज बड़ी हुई ना, उस टाइम पे जब बिटकॉइन लिया होगा तो बड़ी नहीं रही सर। टेस्ला ने बिटकॉइन बहुत पहले नहीं लिया है, अभी लिया है 2022 में ही। अच्छा ऐसा है? जी सर, इन्होंने 2022 में ही बिटकॉइन लिया है। ओके। तो बहुत पहले से बिटकॉइन ये होल्ड नहीं करते हैं। 2021 या 22 में जो अभी लास्ट रैली आई थी। कई बार तो र्यूमर ये भी आते हैं कि अब बिटकॉइन बनाने वाला ही इलॉन मस्क है, क्योंकि वो इतना खुराफाती आदमी है, कुछ भी कर सकता है। सर एक्चुअली क्या होता है कि कॉन्स्पिरेसी थियरीज तो चारों तरफ ही चलती है, हर जगह चलती है। और जिस तरह का आप कह सकते हो ओरा इलॉन मस्क ने बनाया है पिछले 4 सालों में, उस ओरा से लगता है कि आज के वक्त में कोई भी बहुत ड्रास्टिक चेंज अगर आया होगा तो ये बंदा कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा। तो वो फील जरूर आता है, बट एक्चुअली में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये बात मुझे तो बड़ी बचकानी लगती है कि एलोन मस्क ने बिटकॉइन बनाया, बिकॉज अगर आप उनको कभी सुनोगे, एलोन मस्क के पॉडकास्ट देखोगे, तो अगर उन्होंने सच में बिटकॉइन बनाया होता तो वो इस टेक्नोलॉजी के साथ बहुत आगे बहुत कुछ कर चुके होते। तो बिटकॉइन क्या है सर? आज एक डेड प्रोजेक्ट है। कैसे डेड प्रोजेक्ट है सर? आप देखिए आज के वक्त में कोई भी आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, अगर वो खत्म हो जाए, उसमें ग्रोथ खत्म हो जाए, तो आप उसे छोड़ देंगे हर एक वर्ल्ड में। और बिटकॉइन एक इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो डेड प्रोजेक्ट होने के बाद आज सबसे पॉपुलर है। कैसे सर? बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, किसने बनाई? सतोशी नाकामोटो ने बनाई। वो एक आदमी है या ग्रुप है पता नहीं, किसने शुरू किया पता नहीं, कहाँ शुरू किया पता नहीं, एक व्हाइट पेपर आया, बिटकॉइन शुरू हो गया। सही बात है। आज बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में कोई डेवलपमेंट किया जा सकता है? नहीं। क्या आज कोई छेड़छाड़ किया सकता है? नहीं। क्या बिटकॉइन में कुछ बदला जा सकता है? नहीं। क्या नंबर ऑफ बिटकॉइंस बढ़ाए जा सकते हैं? नहीं। क्या उसकी सप्लाई कंट्रोल करी जा सकती है? नहीं। तो सर उसमें आप ग्रो क्या करोगे? कुछ भी नहीं। बिटकॉइन तो जो है वो है। जैसे पेड़ है तो पेड़ है, ये माइक है तो माइक है, बिटकॉइन है तो बिटकॉइन है।
दैट इज अ डेड प्रोजेक्ट, उसमें कोई नई ग्रोथ नहीं करी जा सकती। आप सोचिए इथेरियम था, इथेरियम 2.2 आ गया, हाँ, लेयर 1 हाँ, ब्लॉकचेन्स थी, लेयर 2 आ गई, नए नए टोकन्स आ गए। बिटकॉइन में आप नया क्या ला देंगे? बात तो सही है। तो आप सोचिए बिटकॉइन एक डेड प्रोजेक्ट होने के बावजूद कितना ज्यादा पॉपुलर है, लोग कितना विश्वास करते हैं कि आज उसकी वैल्यूएशन जो है वो $1 ट्रिलियन में है। तो इस बात से क्या समझ में आता है कि आगे चल के बिटकॉइन डेड हो सकता है, मतलब वैल्यू खत्म हो सकती है उसकी? सर देखिए ऐसा है कि बिटकॉइन को आप इस तरह से समझ सकते हैं फेथ, और एक्चुअली में ना दुनिया में सब कुछ फेथ पर ही टिका है। आपको इंडियन रुपीस पे क्यों भरोसा है? सरकार है पीछे, सरकार है। तो सरकार कहां से आई? बाउंड्रीज से। एक जगह को बाउंड्री बना के सरकार बना दी गई, लेकिन वो बाउंड्री नेचर ने तो नहीं बनाई। कल को कोई ऐसा भूकंप आया और जो पूरी बाउंड्री है वही वो वहां की प्लेट खिसक गई और द्वीप जैसे आज से लाखों साल पहले आए थे वैसे पलट गए, तो इट्स अ फेथ। वो बाउंड्रीज एक विश्वास करके बनाई गई है, फिर उसे रिकॉर्ड किया गया है। करेक्ट है सर? ठीक है। वैसे ही बिटकॉइन है, बिटकॉइन पे भी लोगों का विश्वास है, एक फेथ है, एक ट्रस्ट है, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रस्ट है। सही बात है। तो आपके उस ट्रस्ट की वैल्यू है। अब जैसे सर क्वेश्चन ये आ सकता है कि 21 मिलियन बिटकॉइन जो है माइन होने हैं, एक दिन तो बंद हो जाएंगे माइन होने। हाँ, सारे मार्केट में आ जाएंगे, सारे मार्केट में आ जाएंगे, फिर क्या? हाँ, फिर नए नए माइनर ही नहीं काम करेंगे। माइनर काम नहीं करेंगे, बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन ही नहीं होंगे। जो बिटकॉइन को समझते हैं बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन करने के लिए माइनिंग जरूरी है। हाँ, जब नए बिटकॉइन आएंगे नहीं तो माइनर्स को रिवॉर्ड मिलेगा नहीं, रिवॉर्ड मिलेगा नहीं तो माइनर माइनिंग करेगा नहीं। तो फिर कैसे होगा बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन? सर ट्रांजैक्शंस जो होंगे वो ट्रांजैक्शंस, अब बिटकॉइन को आप समझिए पहले कि जब वो वक्त आ जाएगा तो बिटकॉइन आप एक तरह से समझ लीजिए कि वो 21 मिलियन ही है किसी के पास जो है। अब अगर आपको पैसा सेफली रख के किसी को दूसरी जगह भेजना है जहां पर आप नहीं चाहते कोई मीडिएटर इन्वॉल्व हो, आप चाहोगे कि मैं बिटकॉइन से भेज दूं, आप चाहोगे बिटकॉइन से भेज दो, राइट? तो जब आप बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन करोगे तो ट्रांजैक्शन फीस एक चीज होती है जो माइनर्स को मिलेगी, ट्रांजैक्शन फीस। और बिटकॉइन की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा होगी कि वो फीस का अमाउंट उतना बड़ा होगा। ओके, ये विश्वास है माइनर्स में और इस विश्वास ही का पैसा है। सर आप कोई जमीन खरीदते हैं तो आपको विश्वास ही तो होता है जमीन बढ़ेगी, इसका प्राइस बढ़ेगा। आप कोई स्टॉक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा आपके हाथ में थोड़ी। सर देखिए जेनसोल कंपनी चली गई। प्रॉपर्टी वगैरह तो एक कैलकुलेशन होता है, देखा जाता है क्या चल रहा है आसपास। बिटकॉइन में क्या चल रहा है किसको पता? सर वही चीज विश्वास। आप अल्टीमेटली आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं? विश्वास पर ही तो कर रहे हैं। अब सर देखिए अगर ऐसा है नहीं, डेटा पर हो रहा है ना सर, डेटा पर हो रहा है तो सोचिए आप देखिए आज से अगर आप 10 साल पहले देखेंगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलर या सबसे ज्यादा फेमस सिटी कौन सी थी जहां पर पैसा लगाया जाए? लवासा। अच्छा, शरद पवार जी की महाराष्ट्र में, अच्छा, लोनावाला में लवासा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था रियल एस्टेट का। आज अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे द बिगेस्ट अबैंडन्ड सिटी इन इंडिया, क्या हुआ था? पूरी कहानी बताओ सर। पूरी कहानी तो सर ऐसा है कि एक लवासा सिटी का प्रोजेक्ट बनाया गया लोनावाला में, कि लोनावाला में एक ऐसी सिटी डेवलप करी जाएगी जो एकदम पहाड़ों के बीच में होगी, पूरी आर्टिफिशियल डिजाइन करके पूरे मैपिंग के साथ एक बड़ा नया शहर बनाया जाएगा। उसके अंदर पूरा मैप बना, नक्शा बना, पूरा प्रोजेक्ट पास कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, सब अप्रूव हो गया, लोगों ने पैसा लगा दिया, प्लॉटिंग खरीद ली। बाद में पता चला कि वो जमीन ही डिस्प्यूटेड जमीन थी। जब गवर्नमेंट ने अप्रूवल लिए है उसके बाद तो कैसे हो सकता है ये? सर वही है सर, अब यही तो गेम है सर। अब आप सोचिए कि अगर आप सीएम हैं तो सब कुछ हो सकता है। हाँ। लेकिन सरकारें तो बदलेगी। अच्छा ओ, सरकार मतलब बदल गई। अब सर महाराष्ट्र में तो सरकार हर 5 साल में बदलती है, वो तो हर जगह बदलती है, बस वैसे ही कुछ आप समझ लीजिए। ओके। तो वो मोस्ट मतलब बिगेस्ट अबैंडन्ड सिटी है अब इंडिया की। तो सर रियल एस्टेट में भी आप सुपर टेक के टावर गिरे थे, ट्विन टावर। हाँ। तो सर एक्चुअली क्या रिस्क तो हर जगह है, आप अल्टीमेटली ट्रस्ट ही तो करते हो। अब आप सोचिए जेनसोल कंपनी थी, आपने ट्रस्ट ही तो देखा लोगों का कि जहां धोनी साहब ने भी पैसे लगा दिए, ट्रस्ट ही होगा, चली गई। तो सर एक्चुअली सीन क्या है कि अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं वो एक आप अपना रिसर्च करते हो और रिसर्च करने के बाद आपको एक विश्वास आता है कि ये चीज बढ़ेगी, तब आप पैसा लगाते हैं। तो वैसे ही मैं बोलूंगा कि आप जितने भी लोग हैं सर क्रिप्टो के बारे में मैं आपको बताऊं, अभी भी 99% लोग जो क्रिप्टो ट्रेड भी करते हैं ना, उन्होंने जिंदगी में कभी बिटकॉइन का व्हाइट पेपर नहीं पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा, शायद ये परसेंटेज उससे भी ज्यादा हो, उससे ज्यादा ही हो। 1% लोगों ने भी बिटकॉइन का व्हाइट पेपर अगर नहीं पढ़ा है
तो फिर आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि बिटकॉइन आपको समझ में आएगा? तो आप अल्टीमेटली एक ट्रस्ट पर विश्वास कर, एक क्या एक व्हाइट फेथ पेपर पर पढ़ने है। से समझ में आ जाएगा? बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। आपको पता चलेगा कि बिटकॉइन क्यों नहीं रुकेगा, क्या है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्यों बिटकॉइन एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, क्या होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सब आपको पता चलेगा। आपको क्या लगता है बिटकॉइन कभी खत्म होगा? सर मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी, बिटकॉइन बिल्कुल खत्म नहीं होगा। नहीं, ये पूरी जिंदगी बढ़ता ही रहेगा। हाँ सर, मतलब जब तक हम जी रहे हैं तब तक तो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि वैसे भी माइनिंग 2140 साल तक तो चलेगी। मतलब जो ईयर 2140 यानी कि आज से लगभग 115 साल बाद तो इसकी माइनिंग ही कंप्लीट होगी। तो ऑब्वियसली हमारे तो लाइफ टाइम में चलता ही रहेगा, आगे का तो वैसे हमें करना ही क्या। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो आएंगी तो मेरे हिसाब से चलेगा सर, और बहुत बहुत अलग तरह का लाइफस्टाइल लोगों को देकर जाएगा। तो देखिए, जब शुरुआत में कंप्यूटर आया तो लोगों को उस पर भी विश्वास ही करना पड़ा। जिन्होंने विश्वास किया पहले वो पहले आगे निकल गए, जिन्होंने लेट विश्वास किया वो लेट निकल गए। सर देखिए, जिंदगियां तो कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट से ही बदलती है ना जहां पर आप विजन देखकर इन्वेस्ट करते हैं। अब आप सोचिए, क्रिप्टो हम बात कर रहे हैं कि क्रिप्टो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को बदल देगा। कब? आज से 10, 15, 20 साल बाद। तो मतलब एक ऐसा वर्ल्ड हम देखने वाले हैं जहां पे फाइनेंशियल सिस्टम बिल्कुल अलग तरह का होगा। फिर हम ये कह रहे हैं कि उस अलग तरह के वर्ल्ड में बिटकॉइन बहुत बड़ी चीज होगी। ये दूसरा विश्वास आप कर रहे हो। फिर उसके बाद आप ये विश्वास कर रहे हो कि मेरे पास जो क्रिप्टो होल्ड है ये उस वक्त पे काम आएगी। सही बात है। तो आप अल्टीमेटली सारा विश्वास पे चल रहा है। तो सर इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअली में विश्वास पर ही होते हैं। जैसे कुछ लोगों ने आज से 20-25 साल पहले विश्वास किया कि अगला इन्वेस्टमेंट जो करना चाहिए वो रेगिस्तान में करना चाहिए और वहां पे भी शहर बन सकते हैं, दुबई खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने आज से 25-30 साल पहले विश्वास किया कि ये जो हरियाणा जो जाट एरिया है जहां कोई जाके रहने की हिम्मत नहीं होती, यहाँ पे भी एक IT हब बनेगा, गुड़गांव खड़ा हो गया। तो सर सारा गेम विश्वास का है। एक बात बताओ, अभी जैसे न्यूज भी आई थी कि जैसे देशों के पास सोना रिजर्व होता है, फॉरेक्स रिजर्व होता है, अमेरिका क्रिप्टो रिजर्व बना रहा है। करेक्ट सर, ट्रम्प ने जो साइन किया है, ट्रम्प ने किया है। जी बिल्कुल सर। तो बेसिकली क्या है सर, देखिए मैं एक चीज मानता हूं कि एक डेवलप्ड कंट्री जो होती है ना, उनके पास ना कुछ एक एडिशनल एज होता है, कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने का। और उन एक्सपेरिमेंट्स में या R&D करने में अगर उनका पैसा लॉस भी कर जाता है तो दे डज नॉट केयर दैट मच, एंड US इज वन ऑफ देम। सो अब आप सोचिए, आज FBI के पास लगभग 2 लाख से ज्यादा बिटकॉइन होल्ड है। FBI के पास ना, एज पर दिसंबर 2024 रिपोर्ट, लोगों के मारे हुए मतलब चोरों से चुराए हुए। तो अभी तक बेसिकली रिकॉर्ड में तो यही दिखाते हैं, चोरों से चुराए हुए, लेकिन हमें क्या पता कितने खुद खरीदे हैं। हाँ सर देखिए, हो क्या रहा है कि US या जो डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे चाइना के पास सर 1,95,000 बिटकॉइन है ऑन रिकॉर्ड। ओके। और जो बिना रिकॉर्ड के होंगे वो अलग हैं। भारत के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है सर, दिया ही नहीं किसी ने। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि डेवलप्ड कंट्रीज के पास एज क्या होता है। आप सोचिए, आप अगर 2 लाख बिटकॉइन किसी के पास हैं, अब आप 2 लाख को 80 लाख यानी कि 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करिए, तो यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए के बिटकॉइन। अब हमारे यहाँ तो भतीजा योजना भी चलनी है, मामा योजना भी चलनी है, समझ रहे हैं आप, योजनाएं भी चलनी है, सरकार को पैसा भी लगाना है। 2 लाख करोड़ रुपए वो बिटकॉइन में लगा के कैसे रख दे? अगर वो 2 लाख करोड़ बिटकॉइन में लगा के रख दे, क्या आज से 20 साल बाद काम आएगा? लेकिन इस देश में जो डेवलपमेंट करना है 20 साल में, वो कहां से आएगा? तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के पास वो एज नहीं है। अब ऐसा करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चलो भाई शौक के लिए 4 बिटकॉइन खरीद के रख लो, हमारे भी काम आएगा। वो 4 बिटकॉइन का क्या करेंगे? अब उन्हें खरीदने होंगे तो कैसे खरीदेंगे? हजारों बिटकॉइन, लाखों बिटकॉइन, उस तरह का रिजर्व बनाएंगे। तो अभी हमारा, मुझे ऐसा लगता है रीजन कि क्यों ऐसा नहीं करें, क्योंकि सर जो गवर्नमेंट में लोग हैं मुझसे ज्यादा समझदार होंगे, उन्हें भी पता है कि क्रिप्टो में लोग आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है, स्टिल वो ये नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजन ऐसे होते होंगे जिस वजह से वो नहीं कर पाते होंगे। आप सोचिए, जैसे एल सल्वाडोर एक कंट्री है, उन्होंने सबसे पहले बिटकॉइन को रेगुलेट करा, कहा पूरे देश में बिटकॉइन से पेमेंट होगा। उन्होंने बिटकॉइन खरीदे अपने लिए, तो अब उन्होंने भी जब बिटकॉइन खरीदे तो आई थिंक 11 या 13 हजार बिटकॉइन उनके पास अभी हैं। एक बहुत छोटा सा कंट्री है साउथ अमेरिका में, सो 11-13 हजार बिटकॉइन तो उन्होंने भी खरीदे। अब आप सोचिए, अब उनका विजन है, क्योंकि बिटकॉइन के साथ समस्या थी कि एनर्जी बहुत लगती है माइन करने में, और जो एनर्जी है वो ग्लोबल वार्मिंग ले आएगा, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा
इलेक्ट्रिसिटी में चले जाते हैं। तो एल साल्वाडोर के पास क्या है, बहुत ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं, ज्वालामुखी। तो ही सेड कि हम ज्वालामुखी के लावा के एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, लेकिन बिटकॉइन का हब बनाएंगे। ओके। सो उन्होंने अपने इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिटकॉइन में लगा दिया। बट गवर्नमेंट कहाँ से लाएगा? यहाँ तो 24 घंटे लाइट अभी भी नहीं जा रही सब जगह। जब बिजली नहीं जा रही है, वो बिजली बिटकॉइन को कहाँ से दे? तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो एज अ कंट्री हमें समझने होते हैं। अब इसमें कुछ बुराई नहीं है। अब जो हम हैं चाइना के पास अभी तक सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी, बट उन्होंने उसके बाद भी डेवलप किया। जब मुझे कोई बोलता है ना कि इंडिया में यार पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ नहीं सकता, भाई चाइना कैसे बढ़ गया? बढ़ाने वाला चाहिए, बढ़ाने वाला आएगा तो वो इंडिया को भी बढ़ाएगा। ठीक है। गोल्ड का मैं पढ़ रहा था, यूएस में सबसे ज़्यादा गोल्ड है पूरी दुनिया में, 8,000 टन। अभी ये जो पिछले 1 साल से ट्रम्प के आने के बाद ये सब गड़बड़ हालात चल रहे हैं, लगभग हर देश ने सोना खरीदा है, यूएस ने नहीं खरीदा, क्योंकि 8,000 टन वो पहले लेके बैठा है, वो सबसे ज़्यादा वो पहले ही है। ऐसे ही क्रिप्टो रिजर्व बनाने की शुरुआत जो उसने करी है, कई सारे देश या फिर हम जैसे देश कहें, हमारे पास जब तक ये आइडिया आएगा हमको रिजर्व बनाना है, वो कितना बड़ा रिजर्व बना के बैठा होगा। जाहिर सी बात है सर, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं, आइडिया तो आ गया है भारत के पास भी, वो न्यूज उन्होंने भी पढ़ी है, लेकिन वो रिजर्व बनाने के लिए जो चाहिए वो उनके पास नहीं है पैसा। सर यूएस में तो आप देखेंगे अभी सबसे ज्यादा बड़े अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में बिटकॉइन होल्डर, तो बिगेस्ट बिटकॉइन होल्डर सतोशी नाकामोटो, मोर देन 1 मिलियन उनके पास रखे हुए हैं, बट ही नेवर टचेस इट, तो उन्हें हटा देते हैं। अब अगर आप उसके बाद देखेंगे तो आप देखिए माइक्रो स्ट्रेटजी यूएस की कंपनी, ब्लैक रॉक यूएस की कंपनी, तो ये कंपनी है जिनके पास खुद के पास लाखों लाखों बिटकॉइन है। तो वो तो ऑलरेडी ही, अब आज आप देखें तो यूएस कैसे राज कर रहा है, उनके पास गूगल है, एप्पल है, फेसबुक है, फेसबुक है, तो उनके पास ये सारी चीजें हैं, मेटा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, सब तो उन्हीं का है, सब उन्हीं का है। तो अब जब तक आप समझिए कि उनकी कंपनीज भी बिटकॉइन होल्ड कर रही है, उनके पास भी रिजर्व है। अब इंडिया में अगर गवर्नमेंट अकेले कर भी लेगा बेचारा मेहनत करके 10-20 हजार 40 हजार बिटकॉइन, क्या ही करेंगे फिर? तो वो वाली बात है सर। बट मैं फिर भी ये बोलता हूँ कि मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट फिर भी इनिशिएटिव ले। वो एक कहावत वो भी है ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। शुरुआत तो करो, इतने स्कैमर्स तुमने पकड़े, उन्हीं के चुरा लो, उन्हीं के रख लो अपने पास रिजर्व में, बट शुरुआत करो, इससे कॉन्फिडेंस आएगा यूथ में कि हाँ ये कुछ है। अगर गवर्नमेंट रिजर्व बना सकती है तो मुझे भी तो अपना कहीं छोटा सा रिजर्व बनाना चाहिए, ये एक विश्वास आएगा। अब अमेरिका के पास गोल्ड क्यों है सर? क्योंकि उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबका धोखा कर दिया था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था कि सारी कंट्रीज पहुंच गई कि हमारे पास जो गोल्ड है ये कैसे सेफ रखें, इसकी स्टोरेज बोला हमारे को दे दो, इसकी स्टोरेज में ही समस्या है। यूएस ने बोला सब अपना सोना ले आओ, डॉलर ले लो, और जब तुम्हें गोल्ड वापस चाहिएगा तो डॉलर हमें वापस कर देना। और 1970s में उनके प्रेसिडेंट ने कहा हमसे हो नहीं पा रहा, तो एक काम करो तुम डॉलर रख लो, गोल्ड हम रख लेते। तो वही चीज है सर, तो अब उनके पास इसलिए गोल्ड ज्यादा है। तो हमारे भी तो कितने सारे हैं, हमारे भी कितने सारे, बिल्कुल सर। हमारा तो बहुत सारा अभी ब्रिटेन के पास है, वहीं से वापस नहीं आ रहा है पूरा। हमारे तो अभी 75 साल पुराने जख्मी भर नहीं रहे। मजा आया आपसे बात करके। मुझे लगता है अभी हमें एक आध और पॉडकास्ट करना पड़ेगा क्रिप्टो पर, समय की सीमा नहीं होती तो और बात करते भी। जी सर। थैंक यू प्रियंक जी, मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सर।